बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं और वो सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप लोगों का शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी आप सबका। बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने कल मुझे कमेंट्स में, कल वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा शफ़क़त दी। आप सबके कमेंट्स रीड करके मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत वापस मिल रही है। तो बहुत शुक्रिया जी। असल में जो है वो देखिए, बात यह है कि इस दुनिया में पता क्या होता है, ये दुनिया ना बड़ी ज़ालिम है। इस दुनिया में एक रिवाज है कि मरे हुए को और मारो, ठीक है। ये दुनिया इतनी ज़ालिम है कि यहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी कमज़ोरी शो करते हैं ना, तो कोई आपका दुख बांटने नहीं आता, कोई आपके साथ हमदर्दी करने को नहीं आता। यहाँ पर जब आप थोड़ी सी अपनी कमज़ोरी शो करते हैं तो आपको मारने वाले आते हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं यहाँ पर, मरे हुए को और मारते हैं। अम्मा के मामले में मतलब जो कुछ भी हो रहा है अम्मा के साथ, जिस तरह जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, जितना उनको टारगेट किया जा रहा है, एक दफ़ा उन्होंने रोक के दिखा दिया तो अब जो लोग रुला रहे हैं अब उनको पता है कि भाई हमारी वीडियोस इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारी वीडियो से अगले बंदे पर असर हो रहा है या उसको तकलीफ़ हो रही है, तो वो और ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं। अब यहीं पर अगर रिएक्शन इनका सख्त होता, यहीं पर अगर ये हड्डियाँ तोड़ देने वाली बात करते तो सारे बंदे के पुत्र बन के बैठे होते, सबका जो है वो बड़े लिहाज से सारे बात कर रहे होते। मुझे ना आमर लियाकत का सीन बार बार याद आता है मुझे, आमर लियाकत का मामला। आमर लियाकत को पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, या पता नहीं भूल गए हैं या शायद किसी ने देखा हो। पाकिस्तान में जो है वो बड़ी फेमस पर्सनालिटी थी, पॉलिटिशियन भी रहे हैं और टीवी एंकर भी रहे हैं, एंकर पर्सन भी रहे हैं। एक बड़ा जो है वो फेमस शो किया करते थे वो, ख़ास तौर पर रमज़ान ट्रांसमिशन उनकी बड़ी फेमस हुआ करती थी। तो उन्होंने जब जो है वो शादी की एक लड़की के साथ, पाकिस्तान में एक लड़की के साथ सेकंड मैरिज की उन्होंने। अब उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद लोगों ने उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया। खैर वो क्रिटिसिज्म पब्लिक का बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हुआ ये कि जिस लड़की के साथ उन्होंने शादी की थी उस लड़की ने भी उनको धोखा दे दिया। और जब उस लड़की ने उनको धोखा दे दिया तो वो शायद उनके जज्बात जो है वो मुखलस थे, तो वो टूट गए, ठीक है। अब जब वो टूट गए, वो लड़की जब आमर लियाकत पर क्रिटिसाइज़ कर रही थी उनको धोखा देने के बाद, उनके जो है वो पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही थी, उनके साथ वो लम्हात जो उसने पर्सनल में गुजारे थे, तन्हाई में गुजारे थे, उन सबको उसने कैप्चर किया था खुफिया कैमरे के साथ। जब वो उनको शेयर कर रही थी, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी, लीक कर रही थी, तो डॉक्टर आमर लियाकत, ज़ाहिर उसकी मेहनत थी उस बंदे की, बड़ी मेहनत से उसने जब अपना नाम बनाया था, वो सब बर्बाद हो रहा था। तो एक तो वो लड़की ये सब कुछ कर रही थी, ऊपर से लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया कि वो बंदा आखिरी लम्हात में, मैंने उस बंदे को ज़ारों कतार रोते हुए देखा, दाढ़े मार मार के वो बंदा रोता था कि मेरी कोई सुनता नहीं है। अब उसका रूज भी मैंने देखा, उसका जवाल भी मैंने देखा। अब वो बंदा जैसे जैसे कमज़ोर होता गया, दुनिया उसको और मारती गई। आखिरकार दुनिया ने उसे मार दिया। लोगों ने इतना उसको जलील किया कि वो बेचारा मर ही गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इस दुनिया से चला गया। अब जब वो लोग जो उसको बुरा भला बोलते थे, जो उसके लिए जलन, हसद, गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या किस तरह के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते थे, जब उस बंदे की डेथ की खबर उन लोगों तक पहुंची तो सबसे बड़े उसके खैर ख्वाही वो लोग थे। तो ये दुनिया, पता क्या, ये दुनिया अपने चेहरों पर ना बड़े मुखौटे ओढ़ के रखती है। ये दुनिया अपने चेहरों पर जब वो फेक चेहरे, डुप्लीकेट चेहरे अपने चेहरों पर चढ़ा के रखते हैं। इनको जहाँ पर जिस तरह का चेहरा चाहिए होता है उस तरह का चेहरा अपने चेहरे पे चढ़ा लेते हैं। अब जहाँ पर इन्होंने जालिम बनना होता है तो इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं, हम इंसान से बड़ा कोई जानवर जालिम नहीं है। अगर किसी को भेड़िया जालिम लगता है तो नहीं, हम भेड़ियों से भी ज़्यादा जालिम हैं। किसी को शेर जालिम लगता है तो नहीं, हम शेर से ज़्यादा जालिम हैं। अगर किसी को सांप ज़्यादा ख़तरनाक लगता है तो नहीं, हम इंसान सांप से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। हमसे बड़ा हैवान, हमसे ज़्यादा दरिंदा सिफ्त, हमसे ज़्यादा घटिया, हमसे ज़्यादा गिरा हुआ और कोई है ही नहीं। जब हम नहीं थे इस दुनिया में, दुनिया का ये हाल नहीं था जो हम इंसानों ने इस दुनिया में आकर दुनिया का हाल किया है।
लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से अभी तक ये दुनिया चल रही है, अभी तक ये निज़ाम चल रहा है। लेकिन बुराई दरहम बरहम कर देती। तो हम जो है वो जहाँ पर जिस तरह का चेहरा हमें चाहिए होता है हम उस तरह का चेहरा लगा लेते हैं। हमें अगर हमने किसी को बर्बाद करना है, किसी पर जुल्म करना है, तो हम जालिम का चेहरा हमारे मुंह पर होता है। जहाँ पर हमें मुफादात होते हैं, ये जहाँ पर जो है वो किसी पर फ़ायदा करके या किसी पर रहम खाकर हमें फ़ायदा मिल रहा होता है, वहाँ पर हमसे ज़रा रहमदिल कोई नहीं होता। तो ये मैं जब ये सब कुछ देखता हूँ ना, ये जुल्म होता हुआ, ये डिजिटल जुल्म होता हुआ जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार किसी ने किसी का क्या बिगाड़ा है। अगर मैं सितारा की बात करूँ तो भाई उसने क्या बिगाड़ा है इन सब का, या अम्मा ने, उसकी एक लाइफ स्टोरी है, उसका माजी था वो सब कुछ, वो जो 30-35 साल उन्होंने ये ज़िंदगी गुजारी है, या 40 साल, मतलब जो है वो उनकी शादी के बाद के आगे के जो 35-40 साल हैं, उन 40 सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ या उन्होंने क्या क्या किया, तो अब वो सारे के सारे उनके डिसीजन तो नहीं थे। लेकिन चलो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उन सब चीज़ों ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है कि ये डेली जो है वो डिजिटली उनको जलील करते हैं, उनको हरासा करते हैं। तो इसी वजह से ज़रा मुझे दुख था, मुझे बुरा लगा इन सब चीज़ों का, तो इस वजह से मैंने रिएक्ट किया। तो आप लोगों का बड़ा शुक्र है जी, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। तो खैर जो है वो कुछ लोगों ने बड़े जो है वो पॉइंट्स भी मेरे साथ शेयर किए, ऐसे पॉइंट्स के जो मैं अपनी वीडियो में शेयर नहीं कर पाया, जिस तरह मेरा ध्यान नहीं गया या मेरी तवज्जो नहीं गई, इस तरह की बातें भी कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं। एक सिस्टर कहते हैं जी, नमस्ते आज़म भाई, सही रिएक्शन दिया। ये फ़रीहा का बाबा अच्छा इंसान होता तो फ़रीहा की माँ पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाती। पहले हमने सुना था कि फ़रीहा की माँ ज़्यादातर तो विदेश में ही रहती है। जितना पोल खोलना है खोलो, जितना बोलना है बोलो, ख़ुद ही नंगी हो जाओगी। देखिए मसला सिर्फ वो नहीं है कि वो, अब ज़ाहिर है ये तो लव मैरिज थी ना इनकी, इसी खातून के लिए तो छोड़ा था ना पहली अपनी बीवी को। चलो खैर वो पुरानी बातें हैं, वो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, मसला सिर्फ वो नहीं है। अब कल ये लेडी इस बात पर जो है वो मतलब उस शख्स को नेक सिफ्त रहमदिल इंसान ठहरा रही थी कि उसकी बेटी उसके सामने खड़े होकर, उसके सामने बैठकर लाइव सेशन कर रही थी और सोशल मीडिया पर कुछ भी कर रही थी, लेकिन वो लाइव सेशन कर रही थी और उसने उस बेटी को रोका नहीं, उसने उसको उस पर कदगन नहीं लगाई। इस बेस पर वो इस शख्स को बड़ा रहमदिल, बड़ा अच्छा बनाकर पेश कर रही थी। लेकिन इसके पहलू तो और भी हैं। देखें वो लड़की जो कि लाइव सेशन कर रही थी, मैं फ़रीहा की बात कर रहा हूँ, वो जवान है, उसके सर पे चांदी आनी शुरू हो गई है, लेकिन उसकी शादी क्यों नहीं कर रही ये लोग? सवाल है मेरा, एक ज़ाती थॉट है जो मेरे जहन में आई। बात यह है कि इनके ख़ानदान में तो छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज है ना। आप सबको देख लो, आप फातिमा से पूछ लो, वो आपको बताएगी कि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, पहली शादी जो हुई थी, ठीक है। आप सितारा से पूछ लो, आप आंटी रुबीना से पूछ लो, आप इन सब से पूछ लो, आपको सारे बताएंगे जी हमारी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। नाना की शादी, इवन के नाना की जो पहली शादी हुई थी जो मदनी के साथ, छोटी उम्र में हो गई थी। तो लड़कियों की शादी इनके ख़ानदान में छोटी उम्र में करने का रिवाज है। तो अब इस लड़की की उम्र छोटी तो नहीं रही, बड़ी हो गई है। माँ दुबई में बैठी है, दुबई या सऊदीया जहाँ भी, माँ वहाँ पर बैठी है, बाहर बैठी है। बाप घर में नाकाम बैठा है, नाकारा बैठा है। एक भाई है जिसने ख़ुद शादी की और अपनी ज़िंदगी को वो सुकून से गुजार रहा है। बहन बेचारी सड़कों पर धक्के खा रही है, नौकरियां कर रही है, कभी कहाँ धक्के खाती, कभी कहाँ धक्के खाती है। तो वो ज़ाहिर वो अपने लिए शायद पैसा जमा कर रही होगी कि मैं पैसा जमा करके अपनी शादी करूँगी। उसकी शादी किसने करनी है? उस तरफ किसने तवज्जो देनी है? क्या ये रहमदिल बाप, क्या ये जो अच्छा मतलब नरम दिल का बाप जो है, ये जो अच्छा बाप है, क्या इसको अपनी बेटी पर तरस नहीं आता? क्या ये जुल्म नहीं है उसके साथ कि वो जो सड़कों पर धक्के खा रही है, जलील हो रही है, रसवार इधर उधर जो वो बेचारी जो टकरे मार रही है और उसको जो है वो ये लोग शादी नहीं कर रहे? हो सकता है कि वो इनकार करती हो, लेकिन उसको समझाना, उसको जो है वो इस राह पर लगाना, ये किसका काम है? आप लोग नहीं करोगे, आप लोग नहीं फिक्र करोगे, तो फिर इन्हीं में से जो है वो इनके ख़ानदान में से कल को किसी कन टूटे ने आके बैठ जाना है, लो जी वो तो भाग गई थी, वो तो फलां के साथ भाग गई थी, उसका तो फलाना चक्कर आ गया था, उसका तो फलाना, तो और बेचारी क्या करे फिर वो? हैं, कहाँ जाना है फिर उसने? तो बात यह है कि सिर्फ खामोश रहना और कुछ ना बोलना ये इंसान को अच्छा नहीं बनाता। बाज़ जो कमज़ोर लोग होते हैं, या बाज़ जो जिनकी गैरत मर चुकी होती है, या बाज़
अब मैं क्या, अब यहाँ पर इनको बुरा लगेगा कि हमारे बाप को ये इस तरह बोल रहा है, तो मतलब जो उनको उनकी जिम्मेदारी है उनको खुद देखना चाहिए। बेटी जवान है तो यहाँ पर क्यों ना मैं शाबाश दूँ चाचा यासीन को कि बेटी की उम्र छोटी थी, उनको अपना एंड नज़र आ रहा था। ज़ाहिर बंदे को पता चल जाता है कि अब मेरी बीमारी जो है वो वापस आने वाली नहीं है, मतलब ये रिवर्सेबल नहीं है। जहाँ तक मेरी बीमारी पहुँची है ना, यहाँ से मुश्किल ही है मेरी ज़िंदगी वापस हो, इंसान को आइडिया हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि लो जी मुझे नहीं भरोसा मेरे बेटों पर या फलां पर किसी पर भी, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को विदा करके जाऊँगा। तो बात यह है कि बीबी ये जो आप इतना अच्छा उसको बनाकर पेश कर रही है ना, बातें तो और भी बड़ी सारी हैं, मामला तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको जो इतना अच्छा बनाकर पेश कर रही है ना, तो मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। बात यह है, क्योंकि यहाँ पर फिर मुंह खोलेगा ना, तो जिन लोगों ने आपके पास आकर मुंह खोला, जिन लोगों ने आपके दिमाग में से ये सारी स्टोरीज फीड की हैं, ये ना हो कि फिर वो आपको गालियाँ देने लग जाएं कि भाई आपने तो हमें जलील करवा दिया, हमने तो आपको क्लियर करने का बोला था, आप उल्टा हमें जलील करवा रही हो। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज भी जो इस लेडी ने वीडियो अपलोड की स्टिल अब होना तो ये चाहिए था कि वो मुझे काउंटर करती। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बोला कि भाई ठीक है, मैं जो अब चैलेंज कर रहा हूँ, मतलब आपका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, मैं जुटला रहा हूँ जो आपने स्टोरी सुनाई है, तो अब आप मुझे काउंटर कीजिएगा। तो मुझे काउंटर तो नहीं किया, ना कोई सबूत दिए, ना कोई एविडेंस दिया, ना कोई लॉजिक, कोई दलाइल, कोई शय नहीं, कोई चीज़ नहीं। क्या बोला, मैं अभी अपनी बात पर कायम हूँ। क्या जवाब था जी, हम शुरू से अब तक यहाँ पर चीज़ें लेकर आते हैं, स्टोरीज लेकर आते हैं, यहाँ पर अपनी पब्लिक को सच बताते हैं, और वो कुछ अरसे बाद वो सच साबित हो जाता है। शुरू में जब हम चीज़ें लेकर आते हैं तो हमें क्रिटिसाइज्म का सामना करना पड़ता है, फिर वो बाद में सच साबित हो जाता है। बीबी कोई एक स्टोरी ऐसी बता दें जो आप लेके आई हो और सच साबित हुई हो। जितना भी स्टोरीज़ आपने यहाँ पर सोशल मीडिया पर ला कर रखी हैं, वो सवाए जो है वो उन सारी स्टोरीज़ ने मैस फैलाने के, सिवाय यहाँ पर कचरा करने के, सिवाय यहाँ पे लोगों के दिमागों में जहर घोलने के, और कुछ किया ही नहीं है। कोई एक भी स्टोरी जो आप लोगों ने यहाँ पर सुनाई है वो सच्ची साबित नहीं हुई, सिर्फ जो है वो फजूल आप लोगों ने यहाँ पर चवलें मारी हुई हैं। बात तो यह है कि सच्ची तो तब साबित हो ना कि आप लोगों ने कोई मुदल्लिल एविडेंस यहाँ पर ला कर रख दिया कि जो झुटलाया ना जा सके, जिसको कोई माई का लाल ना झुटला सके। कोई इस तरह का एविडेंस आप लोगों ने अगर यहाँ पर ला कर रख दिया तो मुझे कोई एक यहाँ पर ला कर रख दे क्या जी ये वाला मामला था और हमने ये एविडेंस है उसका, तो फिर तो बात समझ में आती है। अदरवाइज तो सारा आप लोग अपना एक मौक़िफ़ दे रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जब आप स्टेटमेंट देंगे तो आगे से वो काउंटर तो होगा ही होगा। जब वो काउंटर हो गया तो वो न्यूट्रल हो गया। क्यों? जितना आपका स्टेटमेंट उतना मेरा स्टेटमेंट, जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया उतना आपके अगेंस्ट पार्टी ने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, बात खत्म होगी। अगर आपने साबित करना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सच्चा है तो आप यहाँ पर एविडेंस रखें, बात खत्म। सिर्फ ये कह देना कि लो जी मैं अपनी बात पर कायम हूँ, तो रहो कायम। आप लोग तो पिछले 8 साल से कायम हो, तो कायम रह के आप लोगों ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। क्या अचीव कर लिया सवाए जो है वो ज़िल्लत के, ये सवाए उन तकालीफ़ के कि जो आपने दूसरों को देकर अपने लिए बाय की हैं। वो तकालीफ़ जो आपने दूसरों को दी और रिटर्न में जो आपने अपने लिए तकालीफ़ बाय की, सवाए उन तकालीफ़ के आप लोगों ने अचीव ही क्या किया है? चंद डॉलर्स जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आए गए ख़त्म हो गए, लग गए। तो बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग रखते हो ना, तो इतना वैलिड कम से कम होना चाहिए कि आप बात रखो, अगला बंदा आगे से झुटला ना पाए। ठीक है ना? कम से कम इतना वैलिड ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि लो जी हम नहीं मानते तो ना मानो, फ़र्क ही क्या पड़ता है आप लोगों के मानने से या ना मानने से। खैर जी, तो ये एक और बहन ने कमेंट किया जी, कहते जी आज़म भाई यू मेड मी सो इमोशनल विद द वर्ड्स हैविंग थर्ड सन। फारूक इज़ सो यूजलेस ऑफ अ सन who not once come to defend his mother, which इज़ वेरी सैड। वो आज तक नहीं आया सिस्टर, उसने अब क्या आना है। बाकी बात यह ना कि देखें, बेटा कह देने से कोई बेटा बन तो नहीं जाता। ज़ाहिर मेरा खून अलग है, उनका अलग है, मेरा ख़ानदान अलग है, मेरा हसब नसब अलग है, उनका अलग है, तो हम अलग अलग हैं। अगर मैंने बेटा कहा तो एक्चुअली मैं जो वो बायोलॉजिकली तो उनका बेटा नहीं ना हो गया। हाँ, एक एहसास होता है और ये एहसास ही बंदे को इंसान बनाता है, वरना तो यहाँ सारे बंदे हैं। लेकिन इंसान कौन है? वो जिसके पास एहसास है, जिसके पास जज्बात हैं, जिसमें जो इंसानियत है जिसके अंदर, जिसको ये पता है कि हाँ जो वो देखता है कि यार अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो मैंने उस पर खामोश नहीं रहना, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। यही चीज़ इंसान को इंसान बनाती है, बंदे को इंसान बनाती है।
तो बात यह है कि अगर मैंने ख़ुद को ये कहा कि लो जी मैं उनका तीसरा बेटा हूँ, तो ऐसा बायोलॉजिकली मैं हो तो नहीं गया, लेकिन ये है कि एक फ़ील कराना होता है, एक एहसास दिलाना होता है कि कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर कोई नहीं आपके लिए बोल रहा तो मैं हूँ ना, कोई बात नहीं। अगर आपको वो तन्हा समझ रहे हैं तो आप ख़ुद को तन्हा ना समझें, हम आपके साथ हैं। और यही सब कुछ आप लोग मुझे फ़ील कराते हो कि आज़म भाई घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। कल जैसे मुझे सुनीता आंटी का कमेंट आया, बेटा कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आप जो है वो लगे रहो। जो है वो अम्मा जी मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह हैं, और मैं जो वो आपको इस मामले में आपको कोई मदद दरकार हो तो आप बिला झिझक मुझसे बोलिएगा। अक्सर ऐसी ख़वातीन हैं जो मुझे बेटा कह के कमेंट करती हैं। अब बेटा कह देने से मैं उनका बेटा हो तो नहीं गया ना बायोलॉजिकली, हाँ, लेकिन एक एहसास होता है कि वो बेटे की तरह समझती हैं जैसे मैं उनको माँ की तरह समझता हूँ। तो बात यह है कि एक एहसास दिलाना होता है, सिर्फ उनको ये एहसास दिलाना कि अगर मैं एक थर्ड पर्सन होकर उनकी माँ की जगह पर देख रहा हूँ तो आप लोग भी देख सकते हो उनको माँ की जगह पे, आप लोग भी उनको इंसान समझ सकते हो जैसे आप लोग हो। पता नहीं आप लोग हो भी या नहीं ये मैं हेटर्स के लिए बोल रहा हूँ जी। खैर, अलिफ सिस्टर कहती नहीं, उससे पहले हैं जी डिमिनियो सिस्टर कहती है मुझे लगता है कि डिवोर्स नहीं दी थी, पहली बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब पहली बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और अपनी बेटी को लेकर वो चली गई, वही मामी जिससे अभी सितारा मिल के आई थी। हाँ जी, वही मामी हैं जी जिनसे अभी सितारा मिली थी और जिन्होंने सितारा को उम्रे का बोला था कि मुझे उम्रा करवा दो, जिससे जो है वो सितारा ने फिर उनको ये यकीन दहानी भी कराई कि जी हाँ मैं आपको उम्रा करवाऊँगी। अब वो कहते हैं कि मैंने अपने पैसों का सारा अरेंजमेंट खुद कर रखा है, बस मुझे साथ चाहिए, साथ जाने वाला कोई चाहिए। तो असल में देखिए बात यह है कि ये वाली एक स्टोरी भी चल रही, मतलब ये वाली एक थ्योरी भी है कि असल में उन्होंने डिवोर्स नहीं दी थी। जो सितारा का मामू था जो अल्लाह को प्यारा हो गया, उस बंदे ने डिवोर्स नहीं दी थी बल्कि उसने और शादी कर ली थी। और ये वाली जो वाइफ थी, जो फर्स्ट वाइफ थी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये घर छोड़ के आ गई। ठीक है, अपनी बेटी को लेकर ये कराची शिफ्ट हो गई, उसके बाद ये कभी वापस नहीं गई, इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। तो अब यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह के कमेंट्स भी कल आए कि आज़म भाई अगर फ़र्ज़ किया डिवोर्स भी दे दी, अब वो मामे ने डिवोर्स दे दी इस फूफो को, ठीक है, और उसके बदले में फ़रिया के अब्बा ने डिवोर्स दे दी सितारा की मदर को, ठीक है। एक रिश्ता और भी है, ये जो शाहरुख का अब्बा है और शाहरुख की अम्मा है, ये भी उसी कैटेगरी में फ़ाल करते हैं। मतलब शाहरुख का अब्बा जो है वो भाई है इनका फ़रिया के बाप का, ठीक है, और जो शाहरुख की अम्मा है ये बहन है सितारा की माँ की, मतलब ये भी उसी जो लिस्ट में आ जाते हैं। तो फिर इन लोगों ने क्यों नहीं गैरत खाई, मतलब फिर शाहरुख के अब्बे ने क्यों नहीं गैरत खाई? क्या ये अपनी बहन से प्यार नहीं करता था? क्योंकि इसकी भी तो बहन को डिवोर्स दी थी ना सितारा के मामे ने, तो क्या इसको अपनी बहन से प्यार नहीं था? इस बंदे को अपनी बहन अच्छी नहीं लगती थी, या इसके ऊपर ख़ानदान वालों का प्रेशर नहीं था? तो फिर इसने क्यों नहीं डिवोर्स दी अपनी बीवी को? अच्छा, अब हेटर्स इसका जवाब ये देते हैं कि जी ये शादी बाद में हुई थी। असल में ये जो एक वटे सट्टे वाला कपल था, इनकी शादी, फिर शादी के बाद डिवोर्स तक ये सारा कुछ हो गया, फिर बहुत बाद में जाकर इनकी आपस में शादी हुई। तो यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर शादी की ही क्यों? भाई देखिए, जब हम बेटियों का रिश्ता करते हैं, या जब हम अगर मैं गैर शादीशुदा होता, अगर मैं अपने लिए कोई लड़की ढूंढता, मैं शादी करता, तो मेरे वालिदैन क्या देखते? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे वालिदैन जहाँ भी मेरे लिए रिश्ता देखते तो वो उन लोगों को देखते ना कि भाई उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। मतलब यहाँ पर ये मामला इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर एक ख़ानदान में कोई डिवोर्स हो गई है ना पहले, तो नया रिश्ता करने वाले वो बड़ा एहतियात करते हैं कि यार इनके यहाँ पहले एक डिवोर्सी बैठी हुई है, तो पता नहीं कैसे लोग हैं, एक लड़के को घर पे बिठाया हुआ है, दूसरी वाली को बसने देंगे कि नहीं? मतलब यहाँ तक भी लोग सोचते हैं, इतना मोहतात होते हैं जब बेटियों का या बेटों का रिश्ता करना होता है। तो वालिदैन बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी गहराई से चीज़ों का मुताला करने के बाद फिर फैसला करते हैं। तो जब यहाँ पर तो पहले वटे सट्टे की शादी हुई थी, एक बहन रुखसत होकर घर पे आ गई थी, एक भाई का घर बर्बाद हो चुका था, उसके बावजूद भी उसी घर से लड़की फिर लेके आ गए तो फिर वहाँ से शादी क्यों कर ली? सवाल तो ये पैदा होता है। तो बात यह कि ये जो स्टोरी इन्होंने कल सुनाई है ना, ये एक नई खिचड़ी बना दी है। हालांकि ये बड़ा सीधा साधा सा स्टेटमेंट था कि लो जी मामला ख़राब हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ,
ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं, मतलब मैं नहीं कह रहा, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा यहाँ पे सितारा की मदर को भी, नहीं जी बस वो उन्होंने वो आगे से लड़ती नहीं होंगी। डेफिनेटली मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी में आपस में तूतकार जो है वो लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी बातें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो लड़ाई झगड़े में जब वो घर से बाहर निकाल कर बिठा देते हों या सारा कुछ जो भी मामला रहे हों, तो बात यह है कि सिंपल सी बात है कि डिवोर्स हो गई, आपस में नाचाकियों की वजह से मामला ख़त्म हो गए, डिवोर्स हो गई, बात ख़त्म हो गई, और उस बंदे ने आगे शादी कर ली, इन्होंने आगे शादी कर ली, तो ये बहुत पुरानी बातें थी। इसको दोबारा से उखाड़ के लेके आना, उस पर बहस करना, उस पर डिबेट करना, और उस डिबेट की बुनियाद पर ये बताना कि लो जी बस ये लोग जालिम लोग हैं, इन्होंने किसी और की स्टोरी उठाकर सुना दी है, ये कर दिया वो कर दिया है। मतलब यार एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, जो मैं कल भी ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि एक स्टेटमेंट के हेर फेर होने की वजह से, मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने झूठ बोला, चलो मैं उसको स्टेटमेंट का हेर फेर बोल देता हूँ। एक स्टेटमेंट के हेर फेर होने की वजह से आप एक बंदा जिसके साथ जुल्म हुआ, एक बंदी जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसका घर बर्बाद हुआ था, आप उसके साथ जो जुल्म हुआ उसको जुल्म ही नहीं कह रहे, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जब इसराइल जुल्म करता है फ़लस्तीनियों पर, बम फेंकता है, उनको मारता है, वो सारे मामला करता है, और फिर वो क्या जवाब देता है कि जी टेररिस्ट हैं, ठीक है, लो जी दहशतगर्दी करते हैं। क्या जवाब देता है कि लो जी ये एरिया, ये टेरिटरी ये हमारी है, तो यहाँ पे हमारे आबा व अजदाद रहते थे, तो यहाँ पर हमारा हक है, ठीक है। तो वो जस्टिफाई कर देता है अपने जुल्म को ये अल्फाज बोल के। तो सेम ये काम क्योंकि सेम यही काम हेटर्स अम्मा वालों के साथ करते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया, सो ये डिज़र्व करते हैं कि इनको डिजिटली जुल्म किया जाए इनके ऊपर। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट हेर फेर किया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, सो ये इस काबिल है कि इनको मारा जाए, सो ये इस काबिल है कि इनको जलील किया जाए, इनको एक्सपोज किया जाए, इनके काले करतूत बताए जाएँ, इनको पब्लिक में डिफेम किया जाए, पब्लिक से इनको गालियाँ पढ़वाई जाएँ, वो सारा कुछ इनके खिलाफ़ किया जाए कि जो हम कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये जुल्म है, ये गैर इंसानी सलूक है जो आप कर रहे हैं। और फिर मुतमईन बेगैरत हैं ये लोग, जुल्म करते हैं और उस पर फिर मुतमईन भी होते हैं यानी हमने ठीक किया। तो आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ पे दुनिया अंधी बैठी हुई है, आप लोगों को क्या लगता है कि आप ये सारा कुछ करोगे और आप लोगों को करने दिया जाएगा? मतलब कोई नहीं बोलने के लिए आएगा, कोई नहीं डिफेंड करने के लिए आएगा, कोई नहीं आप लोगों का मुंह तोड़ने के लिए आएगा, कोई नहीं आप लोगों को जवाब देने के लिए आएगा। तो आप लोगों को गलत लगता है अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो, ठीक है ना। अब ये मिसाल ले लो, पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से ये रोला चलाया हुआ है इन्होंने जी, क्या है, बड़ा शोर होके पता नहीं कहाँ से क्या क्या निकाल के लेके आ रहे कि लो जी ये कराची गई थी, ये नाना से टीके लगवा के आई है सितारा, और वो डॉक्टर हिबा का बाकायदा उसने जो बायो लिखा हुआ है अपने अकाउंट का, और नाना के हवाले से उसने कोई पोस्ट वगैरह भी की थी कि लो जी नाना को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो सितारा भी ट्रांसफॉर्म होके आई है। भाई वो पिछले कोई मेरे ख्याल से कोई 2 साल से तो डॉक्टर हिबा के साथ उसका ताल्लुक़ है नाना का, पिछले 2 साल से वो डॉक्टर हिबा से ट्रीटमेंट ले रही है। तो ये बात मलक वकार वालों ने बताई थी, जब ये फातिमा वकार वालों का इशू बना था, ये वहाँ आते जाते थे, तो उस वक्त मलक वकार वालों ने बताई थी कि नाना उसे ट्रीटमेंट ले रही है, वो 2 साल से उससे ट्रीटमेंट ले रही, अब उसकी बॉडी जाके ट्रांसफॉर्म हुई है, और उसके साथ पता नहीं उसने को 100 तरह के पापड़ बेले, 2 साल लग गए उसको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करते करते, ठीक है। और यहाँ पर वो सिर्फ 5 या 6 दिन वहाँ पर कराची गुजार के आई है। 5-6 दिन में लो जी उसने क्या, उसके पास कोई सुलेमानी टोपी है या कोई जादुई छड़ी है उसके पास, या कोई सुलेमानी अंगूठी है, क्या है उसके पास डॉक्टर हिबा के पास? उसने 5 दिन में वो जैसे अंगूठी उसके बॉडी के साथ टच की और 5 दिन में उसकी बॉडी मोटी से पतली होगी मतलब 20 किलो वेट 5 दिन में उसने, क्या है उसके पास? दुनिया का कोई इतना, ये जो वेट लॉस का ट्रीटमेंट है या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट है, कोई दुनिया में कहीं कोई इतना फास्ट है ही नहीं कि 5 दिन में, महज 5 दिन में 20 किलो वज़न ख़त्म, और अगले बंदे को पता भी नहीं चला, कहीं कोई ज़ख्म नहीं है, कहीं कोई ऑपरेशन का कोई साइन नहीं, कोई एनीथिंग, कुछ भी नहीं है, इवन कि उसकी रूटीन में कोई तब्दीली नहीं है। अब जब ट्रीटमेंट होता है बंदे में तब्दीलियाँ आती हैं, बंदे की बॉडी में तब्दीलियाँ आती हैं, जब यकदम इतनी तेज़ी से चीज़ें होती हैं तो बॉडी में शदीद किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो पता चलता है, देखने वाले को देखकर आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ पे कुछ चेंजेस चल रही हैं इसके बॉडी में। तो ये इतना कुछ फास्ट सिस्टम था उसके पास, वो डॉक्टर हिबा के पास, उसने पता नहीं क्या कुछ सुलेमानी जो है छड़ी घुमा दी कि वो यूँ करके उसने फेरी, वो 20 किलो वज़न उसका लॉस हो गया 5 दिन में, उसको ना उसको पता चला ना माँ की दुनिया को पता चला। एकदम से वो सुबह सो के उठी तो पता लगा कि लो जी 20 किलो उठ गया। भाई या तो ये क्या चीज़ जो सबूत के तौर पे आप पेश कर रहे हो जी वो एक नाना ट्रांसफॉर्म हुई है, बस इतनी सी बात।
कि जी नाना ने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया तो बस वो सितारा ने भी उससे करवा ली है। ये क्या बकवास है भाई। तो इस तरह की बकवासियात आप पिछले 8 साल से यहाँ पर लाकर इस तरह का गंद डाल रहे हो और फिर कहते हो कि यकीन भी करो। हम कैसे कर लें यकीन? भी चलो या तो कोई ठोस एविडेंस होता, कोई मुलाकात डॉक्टर हिबा के साथ, कोई पिक्चर आप लोगों के पास पहुंची हो, हाँ, कोई डॉक्टर हिबा के साथ सितारा की कोई टेलीफोनिक कॉल आप लोगों के पास पहुंची हो, कोई वीडियो एविडेंस किसी ने कोई ब्लॉग बनाया हो कि आप लोगों के पास पहुंचा हो। डॉक्टर हिबा ज़हरा अगर वो नाना की तस्वीरें लगा रही है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो फिर उसे सितारा की भी लगानी चाहिए। सितारा नाना से बड़ी इन्फ्लुएंसर है, हाँ, तो क्या डॉक्टर हिबा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सितारा का वो ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं लगना चाहिए कि लो जी ये थी, ये से ये बना दिया हमने 5 दिन में, तो उसे बड़े फ़ख्र से लगाना चाहिए। क्या लगाया क्यों नहीं फिर डॉक्टर हिबा ने भी? अगर नाना की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने प्लेटफॉर्म पे लगा के उसको और बहुत सारे क्लाइंट मिलने थे, तो क्या सितारा की बॉडी ट्रांसफॉर्म करके और उसे अपने सोशल मीडिया पे लगा के उसे क्लाइंट नहीं मिलने, ज़्यादा क्लाइंट मिलने? तो फिर उसने लगाया क्यों नहीं? भी कोई एक आध एविडेंस इस तरह का चिपका दो आप लोग अपने जो वो आप लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, कोई इस तरह का एविडेंस चिपका दो ना। वो नाना के चिपकाई जा रहे हैं, कहते लो जी सितारा ने भी करवा लिया। अल्लाह खल्ला ने तो तुम लोगों के एविडेंस देने पे यार। वो नाना का मामला 2 साल हो गए वो उसे ट्रीटमेंट करवा रही है, वो कुछ 6 महीने से तो मैं उसकी वीडियोस देख रहा हूँ जब वो रंग बिरंगी गोलियां दिखा रही है, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ। वो 6 महीने से वो रंग बिरंगी गोलियां दिखा रही है जो वो खा रही है नाना। तो इतना लंबा तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको जो है वो 100 तरह के जो है वो साइड इफेक्ट्स हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाते करवाते अपनी बॉडी की। और अक्सर आकर दिखाती भी रहती, बताती भी रहती, उस पर क्रिटिसिज्म भी होता, सारी चीज़ें होती। और ये 5 दिन में आपने कोई अलादीन का चिराग है उसके पास जो उसने रगड़ा उससे जिन निकला, लो जी इसको ये से ये बना दो, उसने बना दिया। हम यहाँ पर आकर बकवास करने लग जाती, चवले मारने लग जाती, ना बात का कोई सर ना पैर, ना कोई समझ आने वाली बात, कुछ भी नहीं होता। ऐसे यहाँ पर गंद शंद डाल के वो पे जाती, लो जी अस्सी सच्ची। और फिर पता क्या कहती मैं अपनी बात पर कायम हूँ, बस ये है जी इनका एविडेंस, ये है इनका जो स्ट्रॉन्ग दलील जो ये देते हैं। बस मैं अपनी बात पर कायम, मैं स्टिल अपनी बात पर। तो बस क्या है, मैं ना मानूँ रहे। वो भैंस के आगे बांसुरी बजाओ, भैंस क्या कहती है जी बस मैं नहीं मानती। तो ये बाजियाँ भी नहीं मानती, बस इन्होंने मानना नहीं है, आना है, चावल मारनी है। आगे से जवाब आया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं नहीं मानती। बस इन्हीं जी गल, ठीक है। तो ये बस इसी तरह की चीज़ें हैं जी। हाय हाय। कहते रुबीना के बाप को अब देख के मैडम रहमानी कहती हैं कि वो सीधे इंसान लगते हैं, वो कैसे घर से निकल सकते हैं, मतलब वो कैसे घर से निकाल सकते हैं अम्मी को। तो ऐसे तो चाचा अकबर भी अब सीधा साधा लगता है, फिर क्यों कहा जाता है कि वो शराब पीकर मारपीट करता था रुबीना आंटी के साथ। सब वक्त वक्त की बात होती है, जो इंसान बुढ़ापे में सीधा लग रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो जवानी में भी ऐसे ही रहा हो। देखें ये आपकी बात, इनकी बात है, ये 100% ठीक है। जिन सिस्टर ने ये बात की ना, इनकी बात 100% ठीक है। अब देखें फ़ारूक की जब आप वीडियोस देखते हैं, जब भी फ़ारूक सोशल मीडिया पे आकर कुछ स्टेटमेंट देता है, मैंने जो है वो कल बैठ के ना बहुत सारे फ़ारूक के स्टेटमेंट मैंने घंगाले जो उसने नजमा के चैनल पर दिए हुए थे। तो जहाँ जहाँ डिफरेंट उसने आके स्टेटमेंट दिए हुए थे, मैंने वो सारे बैठ कर देखे। कहीं पर भी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा कि ये बंदा शराब पीता होगा या ये बंदा को मारपीट करता होगा या कोई लड़ाई झगड़े वाला बंदा होगा, कहीं पर भी नहीं लगता। हर जगह पे वो बंदा बड़ा समझदार लगता है, बड़ा वो मीठी ज़ुबान के साथ बड़ा अच्छे अल्फाज सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ऑडियंस के साथ, नजमा की ऑडियंस के साथ या बहन की ऑडियंस के साथ वो जो वो करता है, बातचीत करता है, निगोशिएट करता है, ठीक। लेकिन हकीकत ये है कि वो पीता है, हाँ। जब वो पीकर टुन होता है तो फिर बहुत कुछ करता है। ये बात मैं नहीं कहता, ये इनका सारा ख़ानदान कहता है। चाचा अकबर की स्टोरी सुना लो, अगले दिन आंटी रुबीना अपनी वीडियो में कोई स्टेटमेंट दे रहा था उसके बारे में पुटा सीधा, ठीक, जो कि बाद में लोगों ने वो रिमूव करवाया। तो वो इस तरह के काम किया करता था। मैंने इनके ख़ानदान वालों से सुना है कि वो जुआ खेला करता था। कब? अपनी जवानी के दिनों में। मैं चाचा अकबर की बात कर रहा हूँ। अब देख लें वो शरीफ बंदा है, तो बात तो ठीक है भी। यहाँ पर मैंने कल एक बड़ी बात की थी कि भाई यहाँ पर सिर्फ वो शरीफ है जिसका दाल नहीं लगा या जिसका दाल लग नहीं रहा। जब जिसका यहाँ पर दाल लगता है ना, फिर वो शरीफ नहीं रहता, ठीक है ना। तो उनको शरीफ बना देना। भाई मैं नहीं कहता कि वो बदमाश हैं, मैं नहीं कहता कि मैं फरिया के अब्बा की बात, मैं नहीं कहता हूँ कि वो बुरे आदमी हैं, वो गंदे आदमी हैं। मैं ऐसा क्यों कहूँ भाई, मेरा उनके साथ कोई लेन देन नहीं, कोई मामला नहीं, मैंने उनके साथ चल के नहीं देखा ये वो। लेकिन जिस तरह से ये अच्छा बना कर पेश कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता। ठीक है, वो नॉर्मल बंदा है, उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दी और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती।
मतलब मैं उनके इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करता कि भाई आप अपनी बहन की वजह से अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो। बहन को समझाओ, बहनोई को समझाओ, अगर उनका घर नहीं बसता, नहीं मामला ठीक होते, कोई नहीं, आप बहन के आपकी जिम्मेदारी है, बहन को घर पे बिठा लो, हिफाजत करो, किसी अच्छी जगह देख के उसकी शादी कर लो, उसकी ज़िंदगी में उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो, उसका हौसला बनो, उसका सहारा बनो। तो ये तो नहीं है कि आपकी बहन डिवोर्स लेके घर पे आ गई है तो आप अपनी बीवी को तोड़ दो कि चलो जी तुम भी चलो। तो फिर तो सारी दुनिया यही करती। क्यों? क्योंकि भाई हम सारे जो लोग हैं, आप लोग, मैं, हम तो शुरू से रिश्तेदार हैं भाई। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हम रिश्तेदार हैं। कोई मेरी बहन है, कोई मेरी माँ है, अगर रिश्ते से कोई कुछ लगता है, कोई कुछ लगता है, हम तो सारे रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पर अब दुनिया में किसी भी कोने पर किसी औरत को तलाक हो तो मैं अपनी बीवी को तोड़ दूँ कि लो जी वो फलानी मेरी बहन को तलाक हो गई। ये अजीब, जब वो निकलने लगा अभी मेरे मुंह से कुछ, ये कोई अजीब फ़िलॉसफी है भाई, बहन को तलाक तो बीवी तोड़ दी, चलो जी। तो देखिए ये जो इतना अच्छा बनाकर पेश कर रहे हैं ना, तो इतना अच्छा भी ना समझे, एक नॉर्मल है, उसने गलत किया, अपनी बीवी को डिवोर्स देकर उसे नहीं करना चाहिए था। और अभी जो वो गलत कर रहा है वो पहले से कई गुना ज़्यादा गलत कर रहा है। जवान बेटी को वो तवज्जो ही नहीं है, माँ उधर बैठी है, बाप ने सत्तू पिए हुए हैं, ठीक है, भाई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, बहन टकरे मार रही है, लाइव कर रही है, कभी वो नौकरियाँ करती, कभी किसी शो में जाती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। भाई किसने देखना है उसका? अब वो अपने मुंह से कहे तो फिर तुम लोगों ने आगे चलना है कि लो जी हाँ चलो इसकी भी शादी कर दें। तो ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना, ये तो कोई अच्छापन नहीं है कि और फिर क्लेम करे कि लो जी वो बड़ा अच्छा इंसान है, तो मैं तो ना मानूँ कि वो अच्छा इंसान है, फिर मैं तो नहीं मानता। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।